हेलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल पहले टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक तो वैसे कुछ है नहीं, मेन तो उसके न्यूमेरिकल नहीं है, ये हम इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो देखो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है अध्यारोपण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो सबसे पहले अध्यारोपण का मतलब क्या है, अध्यारोपण के सिद्धांत की क्या जरूरत पड़ी और किस टॉपिक से रिलेटेड ये टॉपिक है। कूलम्ब्स लॉ हमने पढ़ा और कूलम्ब्स लॉ के अंदर ये पढ़ा कि अगर दो चार्ज हैं, कोई भी दो आवेश हैं, अगर वो कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं तो उनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये पढ़ा हमने कूलम्ब्स लॉ में। अब मान के चलो एक ऐसी कंडीशन में मानता हूं कि एक चार्ज है यहां पे Q1, ये चार्ज है Q1, एक दूसरा चार्ज है यहां पे जो कि है Q2, दो चार्ज हैं, इन दोनों के बीच में कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, कोई ना कोई क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अब मैं इनके पास में एक तीसरा चार्ज ले आता हूं जो कि है Q3, मैं ले आया। अच्छा, पहला सवाल ये है कि Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा था, उस इलेक्ट्रिक फोर्स पर Q3 की वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका जवाब है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना चाहते हैं और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस में मान लेता हूं स्मॉल r, ठीक है। तो इसके आने से ना तो चार्ज बदले और ना ही इनके बीच की डिस्टेंस, इसलिए फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ना Q1 बदल रहा है, ना Q2 बदल रहा है, ना ही R बदल रहा है, ठीक है। अब सुनो, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि यहां पर नेट चार्ज निकालना है मुझे Q1 पे, तो पहले तो Q2 की वजह से ही केवल Q1 पे फोर्स लग रहा था। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में तो फोर्स है ही, लेकिन Q3 की वजह से भी तो यहां पे फोर्स लगेगा। तो अब की बार फोर्स कितने हो गए, दो फोर्स हो गए। तो ऐसी स्थिति में अगर ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, ये F1 ये F2, तो देखो F1 तो पहले भी इतना ही था, अभी भी इतना ही रहेगा, लेकिन अब की बार इस पे Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था F1 वो कांस्टेंट है, मतलब उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पे Q1 पर नेट फोर्स चेंज हो जाएगा। Q1 पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब इस पे जो नेट फोर्स लगेगा ना वो बदल जाएगा। पहले इस पे जो नेट फोर्स है ना वो केवल F1 है, लेकिन जैसे ही ये दोनों फोर्स लग गए अब नेट फोर्स कितना है, ना तो F1 ना ही F2, इन दोनों का सदिश योग होगा। इन दोनों का कैसा योग होगा, सदिश योग, वेक्टर ऐड होगा इन दोनों का। तो सदिश योग करके किस तरीके से हम नेट फोर्स इस पे निकालेंगे वो प्रक्रिया है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो देखो केवल दो चार्ज हैं तो उनके बीच में कूलम्ब्स लॉ से इजीली उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मान के चलो दो से ज्यादा चार्ज हैं, उनकी वजह से किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो वो निकाला जाता है अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण का सिद्धांत एक्चुअली क्या है, देखो अब समझाएंगे हम। माना Q1, Q2 डैश 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 Qn आवेशों से R1, R2 डैश 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 Rn दूरियों पर कोई अन्य आवेश, कोई अदर चार्ज, कोई अन्य आवेश Q है जिस पर परिणामी बल नेट फोर्स, जिस पर परिणामी बल ज्ञात करना है, जिस पर परिणामी बल ज्ञात करना है, नेट फोर्स निकालना है।
मतलब ये चार्ज ऑलरेडी किसी सिस्टम में है, इनसे इतनी इतनी डिस्टेंस पर, जैसे Q1 से उस चार्ज की डिस्टेंस है R1, Q2 से उसकी डिस्टेंस है R2, Qn से उसकी डिस्टेंस है Rn, Q3 से R3, इस तरीके से दूरियों पर कोई अन्य आवेश है जो कि है Q, जिस पर परिणामी बल हमको निकालना है, नेट फोर्स उस पर निकालना है कितना लगेगा। तो देखो सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करता हूं मैं। मान के चलो यहां पे चार्ज है Q1, यहां पर है Q2, यहां पर है Q3, ऐसे डैश 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 बहुत सारे चार्ज हैं। यहां पे कोई चार्ज है Qn और यहां कोई एक चार्ज रखा हुआ है Q। अब देखो इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। अब ऐसा मान लेते हैं कि सभी पॉजिटिव है, नेगेटिव आएगा तो वो कंडीशनल अलग बता दूंगा मैं। इनके बीच में रिपल्सन फोर्स जो लगेगा वो इधर लगेगा। इन दोनों, इसको मैं मान लेता हूं F1, इनके बीच में फोर्स लगेगा इधर F2, ऐसे ही इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा इधर F3, ऐसे ही N चार्ज की वजह से जो फोर्स लगेगा वो माना कि इधर लगेगा स्ट्रेट लाइन में Fn। अब अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि Q1 और Q के बीच में फोर्स कितना है, F1। अब दूसरा क्वेश्चन, स्मॉल q जो चार्ज है इस पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स ना तो F1 है, ना F2, ना F3, और इनको डायरेक्ट भी ऐड हम नहीं कर सकते क्योंकि फोर्स डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो आगे बताऊंगा। यहां सबकी डायरेक्शन अलग अलग है, सबकी डायरेक्शन कोई सेम नहीं है इसलिए। तो देखो यहां Q पर नेट बल या परिणामी बल भी हम कह सकते हैं, परिणामी बल आएगा F वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस, सबको ऐड कर दो, प्लस Fn वेक्टर। तो यहां पे F वेक्टर क्या है, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज Q। F1 क्या है, फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q। F2 क्या है, फोर्स बिटवीन Q2 एंड Q। Fn क्या है, फोर्स बिटवीन Qn एंड Q। अब देखो ये वाली डिस्टेंस R1, ये वाली R2, ये वाली R3 और ये वाली Rn। तो हम इन सब की वैल्यू अगर लिखना चाहें सदिश रूप में तो हम निकाल के लिख सकते हैं। इसकी डिस्टेंस कितनी आएगी, यहां पे F1 की वैल्यू कितनी आएगी, K Q1 Q अपॉन में R1 का स्क्वायर इंटू R1 कैप, सदिश रूप में लिखेंगे हम। तो कैसे आएगा, F वेक्टर बराबर F1 की वैल्यू कितनी, K Q1 Q अपॉन में R1 स्क्वायर R1 कैप, प्लस इसी तरीके से हम सबकी लिख सकते हैं। तो ये अध्यारोपण का जो सिद्धांत हमने अभी बताया ये यहां तक भी प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब इससे कुछ भी ये तो हमको समझ आया कि अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या निकालते हैं। जब किसी सिस्टम में दो से ज्यादा चार्ज हो और किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना हो तो वो निकलेगा अध्यारोपण के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से। कैसे निकलेगा उसको ये नहीं बता सकता, ये तो केवल सदिश रूप को बता रहा है कि इन सबका सदिश योग करना है, ठीक है, वेक्टर सम करना है इनका। तो सदिश योग करना है, किस तरीके से करेंगे इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो जो बच्चा 11th क्लास में वेक्टर वाला जो चैप्टर है उसको ढंग से पढ़ के आया फिजिक्स में, उसको तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, और जो नहीं पढ़ के आए हैं, हालांकि मैं पूरा पढ़ाऊंगा, तो यहां अब ढंग से पढ़ लें क्योंकि अब वो काम आने वाला है वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पे कुछ कंडीशन के हिसाब से इसको स्टार्ट करते हैं कि कौन सी कंडीशन में क्या होगा। तो देखो सुपरपोजिशन, पहली स्थिति इसमें केस 1, जब ये मैं सवाल सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं तुमको कि वेक्टर सम करके किस तरीके से सवाल सॉल्व किया जाता है। जब केवल दो बल किसी आवेश पर, जब केवल दो बल किसी आवेश पर क्रियाशील हो, मतलब किसी चार्ज पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो
नेट फोर्स कैसे निकालेंगे उस चार्ज पे, तो इसको हम समझते हैं। यहां पे देखो, मान के चलो यहां पे कोई चार्ज है जिस पे दो फोर्स लग रहे हैं, ऐसे और ऐसे। ये फोर्स है मान के चलो F1 और ये फोर्स है मान के चलो F2। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो है थीटा। दोनों के बीच का कोण कितना है? थीटा। मतलब यहां पे कोई चार्ज है Q, इस चार्ज पर F1 F2 दो फोर्स लग रहे हैं थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि Q जो चार्ज है इस पर नेट फोर्स कितना है। तो नेट फोर्स देखो, अगर मैं इसको एक पत्थर की तरह मान लेता हूं, चलो कोई भी सॉलिड मटेरियल मान लो, अगर एक रस्सी इधर बांध दूं, एक इधर बांध दूं और दोनों को खींचा जाए अलग अलग फोर्स से, तो ये पत्थर ना तो इसकी तरफ जाएगा ना ही इसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में जाएगा तो जिस डायरेक्शन में जाएगा वो इसकी रिजल्टेंट होगा, परिणामी होगा। वो इसका क्या होगा? परिणामी। यहां पे ना तो टोटल फोर्स F है, F1 है, ना ही टोटल फोर्स F2 है। टोटल फोर्स इन दोनों के बीच में आएगा और वो माना कि कितना है? माना कि F। तो वो फोर्स निकालने का फॉर्मूला 11th में हमने पढ़ा था, डेरिवेशन तो करवाऊंगा नहीं। F बराबर अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये, ठीक है। तो जब केवल दो बल किसी आवेश पर क्रियाशील हो तो उनका रिजल्टेंट इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कब? जब उनके बीच का एंगल कितना हो? थीटा। अब इसमें भी कंडीशन लगाते हैं कि अगर थीटा का मान कितना कितना हो तो सीधा फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो देखो, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तो ऐसी कंडीशन में फोर्स डायरेक्ट इस फॉर्मूले को लगाने की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। थीटा 0 कब होगा? मुझे एक बात बताओ, यहां पे एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं F2 को और नीचे की तरफ लाऊं, यहां पे लाऊं, तो देखो थीटा कम हो गया, और नीचे लाऊंगा तो और कम हो जाएगा। अगर दोनों को एक ही लाइन पे ले आऊंगा तो थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मतलब ये वो चार्ज है जिस पर एक फोर्स F1 इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों के बीच का जो एंगल है ना, वो होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा की वैल्यू इसमें 0 लिखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स F बराबर क्या निकल के आएगा बताओ? अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहां पे 1 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2F1 F2 इंटू 1, तो इसको लिख सकता हूं F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। फाइनली क्या आया? F बराबर F1 प्लस F2। तो आगे से हम इसको सीधे ही काम में लेंगे, ये पूरा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। जब दो फोर्स, किसी चार्ज पर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हों, दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हों, तो ऐसी स्थिति में हम नेट फोर्स निकालने के लिए सीधा ही उनको जोड़ देंगे, उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। अब अगली कंडीशन, जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो? 180 डिग्री। 180 का क्या मतलब है? जैसे ये कोई चार्ज है जिस पर एक फोर्स लग रहा है F1 इधर और दूसरा फोर्स लग रहा है F2 इधर। अब देखो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा बराबर 180 डिग्री, 180 डिग्री है। यहां पे जब मैं 180 लिखूंगा तो cos 180 आएगा, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। -1 आएगा तो यह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2, जिसको हम लिख सकते हैं F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। फाइनली क्या आया? F बराबर F1 माइनस F2। ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे जब अपोजिट फोर्स, जब विपरीत बल क्रियाशील होंगे तब ये फॉर्मूला, और जब एक ही साइड में दो फोर्स लग रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में सीधा उनको ऐड करेंगे और ऐसी स्थिति में उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। अब सुनो,
ये तो हमने निकाला सीधी कंडीशन। 90 डिग्री हो तो, जब थीटा बराबर कितने डिग्री हो, 90 डिग्री, तो ऐसी कंडीशन का फॉर्मूला चलो मैं बता देता हूं। जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो, थीटा 90 हो तो cos 90 क्या हो जाता है, 0। तो ये पूरा स्टेप 0 हो गया। क्या बचा, f बराबर अंडर रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर, f बराबर अंडर रूट में f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे, और ऐसी कंडीशन में फोर्स कैसे लग रहे होंगे, इस तरीके से, इधर है f1, इधर है f2, दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा बराबर 0, और यहाँ पे कोई चार्ज है जिस चार्ज पे फोर्स दोनों लग रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला इस तरीके से लगाया जाएगा। तो पहली, ये तो अध्यारोपण का सिद्धांत है पूरा। इसमें हमने कंडीशन पढ़ी कि अध्यारोपण का सिद्धांत अप्लाई कैसे करना है। पहली कंडीशन ये थी कि जब केवल दो ही बल किसी आवेश पर क्रियाशील हों, अगर वो थीटा कोण पर है तो ये फॉर्मूला, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो ये फॉर्मूला, 180 है तो ये, और 90 डिग्री है तो ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। ठीक है, तो देखो सेम साइड में जब फोर्स लगते हैं तो सीधी सी बात है वो ऐड हो जाएंगे, टोटल फोर्स बढ़ जाएगा। अपोजिट साइड में लगेंगे तो वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे तो माइनस होगा यहां पर। अब सुनो, सेम फोर्स, ये भी F ये भी F, इस साइड में लग रहे हैं तो ये F और F 2F, लेकिन इसमें सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये सेम है तो दोनों एक दूसरे को परफेक्टली बैलेंस कर देंगे, और फाइनली F इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 न्यूटन। इसको एक बार नोट कर लें या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। आगे मैं कराता हूं दूसरा केस सेकंड। आगे चलते हैं केस सेकंड पे। केस सेकंड है जब किसी आवेश पर मोर फोर्सेज, मतलब 2 से ज्यादा बल क्रियाशील हों, तो उन सब का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं। तो देखो ये नया तरीका है, 11th में इतना ज्यादा काम पड़ता नहीं है इसका। अब हम आते हैं, इसमें 2 कंडीशन होंगी कि जब बल संरेख हो और जब बल संरेख ना हो, मतलब लीनियर हो और लीनियर ना हो, मतलब एक ही लाइन पर हो। तो ऐसी स्थिति में रिजल्टेंट निकालने का बहुत आसान तरीका होता है, और लीनियर ना हो वो थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारे फोर्सेज हैं। अगर मान के चलो, इसमें भी जैसे एक एग्जांपल में लेके बताता हूं, जैसे ये कोई चार्ज है, इस चार्ज पर यहां पे 2 से ज्यादा फोर्स लेने, एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है F2, तीसरा फोर्स है F3। अब हम यहां पे F इक्विवेलेंट निकालेंगे, परिणामी बल। तो देखो दो जब एक ही साइड में होते थे सेम डायरेक्शन में तो वो ऐड हो जाते थे। यहां पे 3 हैं जो कि सेम डायरेक्शन में, तो 3 को भी ऐड कर दो सेम उसी तरीके से। तो यहां पर F इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं, चलो इसके नीचे लिख देता हूं, यहां पे हम F इक्विवेलेंट या F बराबर लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3। ये टोटल फोर्स या नेट फोर्स होगा इस चार्ज Q पर, अगर ये इस तरीके से लग रहे हैं तो। ठीक है, अब सेकंड केस, सेकंड पॉइंट इसमें, सेकंड एग्जांपल, मान के चलो कुछ फोर्स इस तरीके से हैं। ये कोई चार्ज है जिसपे इधर है F1 और F2, दोनों फोर्स इधर हैं, और पीछे की साइड में है F3। अब देखो सीधा सा वेक्टर काम में ले लो, यहां पे एक्स अक्ष ये मूल बिंदु है जहां पे चार्ज रखा हुआ है। एक्स अक्ष की ये पॉजिटिव साइड होती है और ये वाली नेगेटिव साइड होती है। तो जो पॉजिटिव साइड में है वो पॉजिटिव ले लो, और जो नेगेटिव साइड में है वो नेगेटिव ले लो। अगर सभी के सभी फोर्स कैसे हों, संरेख, मतलब रेखा तो एक ही है, एक ही रेखा एक ही लाइन पर लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हम यहां पर F इक्विवेलेंट बराबर क्या लेंगे, F1 प्लस F2 और माइनस F3। सीधा ये फॉर्मूला काम में लेके हम F इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से सुनो, अगर मान के चलो F1 बराबर है 5 न्यूटन और F2 है 3 न्यूटन, तो 5 और 3 8, और F3 है 10। F3 कैसा है, 10।
तो इसका F इक्वलेंट कितना आएगा, -2। फोर्स नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव होती है उसकी डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ अगर ये पॉजिटिव आया तो वो पॉजिटिव साइड में है, और अगर नेगेटिव आया तो वो नेगेटिव साइड में है। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब है। इसके बाद में हम इसी तरीके का एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, संरेख वाला ही। जैसे ये कोई चार्ज है Q, जिस पर एक फोर्स है F1 इधर और F2 भी इधर ही लग रहा है। अब आते हैं हम इधर F3 और F4 दोनों इधर लग रहे हैं, तो सेम बताओ, आंसर बताओ जल्दी से। F इक्वलेंट बराबर लिख दो कॉपी में पहले ही, वीडियो को रोको, जल्दी लिखो इसका आंसर क्या आएगा। चलो अब बता देता हूं मैं, इसका आंसर आएगा F1 प्लस F2 माइनस F3 माइनस F4। ये F इक्वलेंट इस तरीके से हम निकालेंगे, आगे किसी भी सवाल में जरूरत पड़ती है तो बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आई ना? हाँ, आनी चाहिए। अब हम चलते हैं सेकंड केस, और सेकंड केस ये है कि जब बल संरेख ना हो, जब बल संरेख ना हो, लीनियर ना हो। तो देखो यहां पे तो ये लीनियर है तो एक ही अक्ष पर होंगे, लेकिन अब की बार संरेख नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको कंपोनेंट करने पड़ते हैं, घटक करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में क्या करने पड़ेंगे? कंपोनेंट यानी कि घटक। अब घटक करने का कल के वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था, पिछले वाले में, घटक कैसे किए जाते हैं, फिर भी एक बार मैं बता रहा हूं। देखो मान के चलो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, और इन दोनों के बीच में इधर एक्स वाई उल्टा सीधा भी हो सकता है, इधर एक्स हो सकता है इधर वाई, उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहां पे कोई फोर्स है F और इधर वाला एंगल है थीटा, 11th मैकेनिक्स में पढ़ा है, ये इधर एंगल है थीटा। अब देखो ये जो फोर्स है ना F, इस फोर्स, ये फोर्स x और y दोनों के बीच में लग रहा है, तो इस फोर्स का इफेक्ट इस अक्ष पे भी पड़ेगा, इस अक्ष पे भी पड़ेगा। इस अक्ष पे इसका कितना इफेक्ट होगा और इस पे कितना इफेक्ट होगा वो हमको पता करना है, वो इसके कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। ठीक है, तो इधर भी F लिख दो, इधर भी F लिख दो, लिख दिया। अब जिधर थीटा है, थीटा इस साइड में है, x अक्ष के साथ थीटा है, तो x अक्ष पे F cos थीटा और y अक्ष पे F sin थीटा। जिधर थीटा आएगा उधर आएगा cos, और जिधर थीटा नहीं आएगा उधर क्या आएगा? sin। ठीक है, अब सुनो, यहां जब हमने इसके घटक कर दिए दोनों, तो ये मूल जो बल है ना वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेंगे? इसके दोनों घटक। इस चीज को बेस बनाते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमको ये सीखना है कि असंरेख बल अगर हो तो हम रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें कोई एक कंडीशन लेके मैं बता देता हूं, और कंडीशन ये है, जैसे मान के चलो किसी चार्ज पर, ये कोई चार्ज है जिस पर फोर्स लग रहे हैं कुछ इस तरीके से, एक फोर्स, दूसरा फोर्स और ये कोई तीसरा फोर्स, ऐसे 3 फोर्स इस पर लग रहे हैं। ठीक है, इस चार्ज पर, ये चार्ज है कोई Q, इधर है F1, इधर फोर्स है F2 और इधर फोर्स है F3। अब अगर हमको इस चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो हम ना तो तीनों को ऐड कर सकते हैं और ना ही तीनों को घटा सकते हैं। जोड़ घटा के तो होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ये कंडीशन होती है जब एक ही लाइन में होते हैं, एक लाइन में नहीं है तो रिजल्टेंट कैसे निकालें। तो उसके लिए हमारे पास तरीके तो और भी हैं, बट घटक वाला जो तरीका है सबसे आसान पड़ता है, इसलिए हम इसी को बताएंगे। सबसे पहले अक्ष बनाओ, ये y अक्ष कंप्लीट हो गया, F3 y अक्ष पर है और ये x अक्ष कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सुनो कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको क्या करना है, इस तरीके से x और y अक्ष बना लेने हैं। माना कि ये वाला x अक्ष के साथ थीटा 1 कोण बना रहा है और ये वाला इसके साथ थीटा 2 कोण बना रहा है। कोण सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, मैं अलग वाला बता रहा हूं, सेम होगा तो फिर ये सेम हो जाएंगे। ठीक है, देखो ये फोर्स सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों भी सेम हो सकते हैं, तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है।
अब सुनो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले घटक करेंगे। घटक किसके करेंगे? जो ऑलरेडी किसी अक्ष पर नहीं है। कौन कौन? क्या F3 किसी अक्ष पर है? तो इसका जवाब है हाँ, ये y अक्ष पर है, तो इसके घटक करने की हमको कोई जरूरत नहीं है। घटक करेंगे केवल F1 और F2 के, क्योंकि ये दोनों किसी भी अक्ष पर नहीं है, दोनों अक्षों के बीच में आ रहे हैं, तो इसका अक्ष पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम सीधा घटक कर देंगे। तो घटक करते हैं। देखो, तो सबसे पहले F1 के घटक करते हैं। तो अभी जो मैंने मेथड बताया उसके हिसाब से F1 का घटक होगा F1 cos थीटा 2। इधर F2 का अगर हम घटक करेंगे तो इसका घटक आएगा F2 cos थीटा 1। ठीक है, अब ये 1 2 इधर उधर भी हो सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों घटक इधर कर दिए। अब ऊपर की साइड F1 का घटक यहां पे करेंगे तो कितना आएगा, F1 sin थीटा 2। इस वाले F2 का इधर घटक करेंगे तो कितना आएगा, F2 sin थीटा 1। ठीक है, अब इसको ऐसे सवालों को आगे कैसे हल करते हैं? तो देखो, F3 ऑलरेडी अक्ष पर है, बाकी अक्ष पर नहीं थे, इसलिए हमने उनके घटक करके हमने उनको अक्ष पर पहुंचा दिया। ये F3 ऑलरेडी अक्ष पर है। देखो, सबसे पहले तो इसके घटक हो चुके हैं, मतलब इसका काम खत्म। F2 के भी घटक हो चुके हैं, इसका भी काम खत्म। अब फोर्स बचे हैं इधर नीचे और दोनों इस साइड में। तो अब हमको दो चीजें यहां पर निकालनी है। पहले इसका एक सिंपल डायग्राम में बना देता हूं, इधर देखें। अब कंडीशन ये है, चार फोर्स हैं इस तरीके से, केवल x और y अक्षों पर। तो नीचे तो कौन सा फोर्स है, F3, और ऊपर कौन सा फोर्स है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में। देखो, F1 sin थीटा 2 और F2 sin थीटा 1 दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा, F1 sin थीटा 2 प्लस F2 sin थीटा 1। इधर कितना है, F2 cos थीटा 1, इधर कितना है, F1 cos थीटा 2। ठीक है, देखो ये घटक कर दिए। अब सेम अपोजिट फोर्स वाला जो कंसेप्ट है वो लगा दो। ये दोनों अपोजिट है। अब वैसे तो हमेशा ज्यादा में से कम को घटाते हैं, लेकिन यहां हमको कम ज्यादा पता नहीं चल रहा है, तो किसी में से किसी को घटा दो, तुम्हारी मर्जी है। तो सबसे पहले हम देखो, ऊपर वाले फोर्स ये, नीचे वाला ये, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं। माना कि ऊपर वाला ज्यादा है तो इन दोनों का परिणामी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो अगला रे डायग्राम में बना रहा हूं, जिसमें ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स आएगा ना, वो आएगा कितना, F1 sin थीटा 2 प्लस F2 sin थीटा 1, और इसमें से घटाना किसको है, माइनस F3। और इन दोनों में से मैं इसको बड़ा मान लेता हूं, तो इधर कितना आ जाएगा, F2 cos थीटा 1, ये अपोजिट डायरेक्शन में कितना है, माइनस F1 cos थीटा 2। बोलो क्लियर है बात? अब ये दो फोर्स आ गए, इस पूरे फोर्स को मैं मान लेता हूं, माना कि इसको मान लिया पूरे को मैंने P, और इस पूरे को मान लिया Q। तो अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल फोर्स इधर P आ गया, इधर Q आ गया, मतलब y अक्ष पे टोटल फोर्स है P और z अक्ष पे, x अक्ष पे टोटल फोर्स कितना है, Q, जो कि दोनों कितने एंगल पर है, 90 डिग्री पर। यहां पे इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा या अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री पर P और Q दो फोर्स लगे हुए हैं, इनका रिजल्टेंट निकालना हो तो F बराबर आ जाएगा अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, और इस तरीके से हम इसका आंसर निकालेंगे। ये रिजल्टेंट फोर्स है टोटल। तो देखो सबसे पहले P और Q निकालने का प्रोसीजर समझ लो। सबसे पहले जो बल अक्ष पर नहीं है उनके घटक करो, अक्ष पे लेके आओ, अक्ष पे लाके सेम और अपोजिट वाला कंसेप्ट लगाओ। उसके बाद में ये जो चार हैं, चार को दो में कन्वर्ट कर दो और इन दो को P और Q मान लो और इनका रिजल्टेंट ऐसे निकाल लो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर इसमें ये एग्जांपल नंबर एक एग्जांपल मैंने बताया आपको,
और भी मैं इसके कई एग्जांपल बताऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लें इसका जल्दी। अब देखो असंरेख वाले का एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान के चलो, और ये मैं वही ले रहा हूं जो जनरली हमारे सवालों में आएंगे। मान के चलो इधर कोई फोर्स है F1 और नीचे की साइड कोई फोर्स है F2 और इन दोनों के बीच में कोई फोर्स है जो कि है F3। अब हमसे पूछा गया है कि यहां पे जो चार्ज है Q, उस चार्ज पर 3 फोर्स लग रहे हैं F1, F2, F3। इस चार्ज पर टोटल या रिजल्टेंट या नेट फोर्स कितना है वो बताओ। तो इसके लिए देखो डायग्राम बना रहा हूं मैं, दूसरा डायग्राम इसका। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, यहां एक तो ऊपर अक्ष बनाने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ऊपर कोई है ही नहीं। सबसे पहले अक्ष पर कौन नहीं है। देखो इसमें सबसे पहले हमको एक एंगल पता करना है। ये वाला एंगल माना कि थीटा है। F1, F2 दोनों x और y अक्षों पे हैं, लेकिन F3 अक्ष पे नहीं है, तो इसके घटक करने पड़ेंगे। इसके घटक करेंगे तो इसका यहां पे घटक कितना आ जाएगा, इस अक्ष पे इसका घटक कितना आ जाएगा F3 का, F3 साइन थीटा, और इधर इसका घटक कितना आ जाएगा F3 कॉस थीटा। ठीक है। अब देखो इसका नेक्स्ट डायग्राम ये बन जाएगा, टोटल फोर्स कितना हो गया, F1 ऑलरेडी इधर था और दूसरा भी इसी साइड में लग गया, कौन सा, F3 साइन थीटा, और नीचे की साइड इधर कितना F2 प्लस F3 कॉस थीटा। एक को मान लो P और दूसरे को मान लो Q, दोनों 90 डिग्री पर है। आगे की प्रक्रिया मैंने तुमको बता दी वही सेम। अब मान के चलो एक इस तरीके का आ जाता है एग्जांपल नंबर 3। जैसे देखो एक फोर्स है इधर F1 फोर्स इधर लग रहा है और दूसरा फोर्स ऐसे है F2 और तीसरा फोर्स ऐसे है F3। अब हमको इनका रिजल्टेंट बताना है, जहां पे ये वाला एंगल है θ1 और ये वाला एंगल है θ2 या अल्फा बीटा मान लो। तो सबसे पहले अक्ष बनाता हूं। देखो ऊपर की अक्ष पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कोई बल है ही नहीं। सबसे पहले तो यहां पे ये देखो F1 अक्ष पर है, x अक्ष पे, F2 F3 अक्ष पर नहीं है, तो इनके घटक करो। F2 का भी घटक होगा और F3 का भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। F2 के कंपोनेंट करो तो इधर F2 का कंपोनेंट कितना आएगा, F2 इस अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, θ1, और जब θ1 कोण बना रहा है तो यहां पे ले लेंगे हम F2 cos θ1। इधर F2 का घटक कितना आएगा, F2 sin θ1। अब F3 के घटक करते हैं। तो F3 का इधर ऑलरेडी F1 है, F3 का इधर घटक कितना आएगा, इस अक्ष के साथ θ2 कोण बना रहा है, तो F3 cos θ2, और नीचे की साइड इसका कंपोनेंट कितना आएगा, F3 sin θ2। अब देखो सेम, ये दोनों खत्म, ये बचा। अगला डायग्राम, नेट फोर्स इस अक्ष पे नेट फोर्स कितना हो गया, F1 प्लस F2 cos θ1 प्लस F3 cos θ2 प्लस F3 cos θ2। इस पूरे को हम P मान लेते हैं और नीचे की साइड कितना हो गया, F2 sin θ1, F2 sin θ1 प्लस F3 sin θ2, F3 sin θ2। इस पूरे को Q मान लो और दोनों 90 डिग्री पर हैं, रिजल्टेंट निकल जाएगा। तो इस टाइप के कुछ ये एक पैटर्न था कि इस टाइप के सवालों से तुम्हारा सामना हो सकता है, जिनको सॉल्व करना तुमको आना चाहिए। अच्छा एक चीज और बताऊं, एक घटक करना मुझे बताओ इसके, तो मैं दे रहा हूं मैं घटक करने के लिए। ये कोई चार्ज है जिस पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहे हैं। इधर है F1, नीचे की साइड इस पर फोर्स है F2 और इस साइड में इस पर दो फोर्स हैं F3 F4।
और मैं यहां पे एंगल दे देता हूं अल्फा। अब तुमको इसके घटक करके और P और Q का मान निकाल के बताना है कि इसमें P और Q का मान क्या आएगा। ये भी एक एग्जाम्पल है, इस टाइप का भी कोई सवाल में पैटर्न बन सकता है। ठीक है, यहां पे क्या करोगे, देखो F1 F2 ऑलरेडी अक्ष पर हैं, इनका कोई घटक होगा नहीं, घटक होंगे किसके, F3 F4 के। तो पहले तो F3 का कर लो, F4 का एक ही बात है, दोनों एक ही अक्ष पर हैं, कोई से को कैसे भी मान लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। F3 घटक करेंगे तो कितना, F3 cos अल्फा, F4 का F4 cos अल्फा, तो यहां टोटल P का मान कितना हो जाएगा, F1 प्लस F3 cos अल्फा प्लस F4 cos अल्फा। इसी तरीके से यहां पे F2 प्लस F3 sin अल्फा प्लस F4 sin अल्फा। इसी तरीके से P और Q का हम कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में ही इस चीज को ऐड कर लें। तो अभी मैंने तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताया सिर्फ, कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है। अब हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल जीरो लेवल से और हाईएस्ट लेवल जो तुम्हारे 12th का लेवल है वहां तक करवाऊंगा। प्लस इससे अगली वीडियो में मैं तुमको कुछ एडवांस आईआईटी और जेईई और नीट में आए हुए या फिर उसमें आने वाले क्वेश्चन में तुमको करवाऊंगा अगली वीडियो में। ओनली वही क्वेश्चन में करवाऊंगा उसमें। अब देखो, सबसे पहले न्यूमेरिकल लेते हैं और सबसे पहला टाइप है न्यूमेरिकल का, वो है संरेख बल, लीनियर फोर्स वाला, जिसमें लीनियर फोर्स वाले न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो ज्यादा सिंपल क्वेश्चन तो करवाऊंगा नहीं, वो तो तुम खुद ही कर लोगे, बट मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन लेता हूं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि मान के चलो ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ऐसा सवाल आरबीएससी बुक में भी दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष है, यहां पे चार्ज है +1 कूलम और यहां पे दूसरा चार्ज है -2 कूलम, यहां पे तीसरा चार्ज है +3 कूलम और यहां पर एक चौथा चार्ज भी रखा हुआ है +1 कूलम। ये पूरा एक्स अक्ष है। अब हमसे पूछा गया है कि रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। यहां पे लिखा है x बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर 4 और x बराबर 8 और ये सभी मेजरमेंट मीटर में है। ठीक है, x अक्ष है तो यहां पे 0 मूल बिंदु है, ओरिजिन है, इसके बाद में 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस है इस तरीके से। अब मैं कहता हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2 - 0 = 2, इन दोनों के बीच की 4 - 2 2, इन दोनों के बीच का गैप कितना है, इन दोनों के बीच का गैप है 8 - 4 4 मीटर। अब मैं कहता हूं कि -2 और +1 इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 8 - 2 6 मीटर। ठीक है, ये तुमको ढूंढना आना चाहिए। अब सवाल यहां पे कंप्लीट नहीं होता, डायग्राम बना के दे देगा और सवाल ऐसे लिख देगा कि +3 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। परिणामी बल का मतलब है नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑन +3 कूलम। हमको इस पे नेट फोर्स निकालना है, +3 कूलम आवेश पर परिणामी बल ज्ञात करो। अब देखो, ऐसे सवाल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं तुमको बताता हूं। जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकलवा रहा है, देखो यहां पे कुछ चार्ज पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, तो हम कंफ्यूज होंगे कि प्लस माइनस का चिन्ह लें या ना लें। मैं पहले ही बता चुका हूं, माइनस आता है तो मतलब आकर्षण, प्लस आता है तो प्रतिकर्षण। लेकिन हम यहां पे प्लस माइनस का चिन्ह काम में नहीं लेंगे, इससे सिर्फ डायरेक्शन पता चलती है फोर्स की, वो डायरेक्शन हम डायरेक्ट ही ले लेंगे, तो हमको प्लस माइनस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो सभी के सभी चार्ज एक ही लाइन पर हैं, तो सभी बल संरेख होंगे, एक ही रेखा पर उसी लाइन पर सारे फोर्स लगेंगे, इसलिए संरेख बल का उदाहरण है। ठीक है, देखो जिस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, ये वाला चार्ज है जिस पर नेट फोर्स निकालना है, इस चार्ज को हमेशा गतिशील मानो। कैसा मानो, गतिशील।
कि बाकी जब इस पर बल लगाएंगे तो ये किधर गति करेगा, उससे फोर्स की डायरेक्शन हमको पता चलेगी। बाकी सभी चार्ज को स्टेबल मानो, स्थिर मानो एक जगह पे, और इसको कैसा मानो, गतिशील। चलो सबसे पहले देखो, इसको गतिशील मानना है और बाकी सबको स्थिर मानना है। अगर यही आवेश नेट फोर्स इस पे निकलवाया होता तो इसको गतिशील मानते, बाकी सबको स्थिर मानते। तो ये सवाल मैं कंप्लीट करवाऊंगा। जैसे ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा तो तुम्हारे लिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट मिल गया है। तुमको इस पर नेट फोर्स निकाल के मुझे बताना है कि इस पर नेट फोर्स कितना आएगा। मैं इस पर बताऊंगा नेट फोर्स कितना आएगा। तो देखो, हम मान लेते हैं अपनी सुविधा के लिए, माना इस चार्ज को Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, इसको Q3 और इसको Q4। हम ऐसा मान लेते हैं कि Q1 एंड Q3 के बीच में जो फोर्स है ना वो है F1, Q2 एंड Q3 के बीच में जो फोर्स है वो है F2, Q4 एंड Q3 के बीच में फोर्स है F3। 3 फोर्स टोटल इस पे लगेंगे। 3 क्यों? क्योंकि एक तो ये लगाएगा, दूसरा ये लगाएगा और तीसरा ये लगाएगा। अब इनकी डायरेक्शन क्या क्या होगी वो अलग मैटर है। देखो यहां पे 3 फोर्स हैं, F1, F2, F3। सबसे पहले इनकी डायरेक्शन पता करो। इस फोर्स पे F1 की डायरेक्शन पता करते हैं। ये Q1 की वजह से इस पे लग रहा है, तो F1 की, अच्छा ये वाला स्थिर है, ये गतिशील है, तो बताओ इन दोनों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण? इनके बीच में रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा, ये दूर भगाएंगे एक दूसरे को। और जब प्रतिकर्षण होगा तो ये तो स्थिर है, ये जो चार्ज है ये किधर भागेगा, इधर भागेगा, इधर भागेगा। तो इस पर इस चार्ज की वजह से फोर्स किधर लगा, इधर, जिसको मैं मान लेता हूं F1 मैंने माना है, तो F1 की डायरेक्शन पता कर ली। अब इसी तरीके से F2 की डायरेक्शन बताओ। F2 किसकी वजह से लग रहा है? Q2 की वजह से। Q2 नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। आकर्षण होगा तो गति कौन करेगा? +3 या -2? मैंने कहा जिस पर नेट फोर्स निकालना है वो गति करेगा। तो नेट फोर्स किस पे निकालना है? इस पे, तो ये गति करेगा किधर? इधर, इधर करेगा। तो ये डायरेक्शन हो गई F2 की। अब फाइनली डायरेक्शन निकालते हैं F3 की। F3 देखो, इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो है F3। तो देखो ये दोनों चार्ज हैं, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, रिपल्शन, प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण होगा तो गति कौन करेगा? फिर से बोल रहा हूं, गति कौन करेगा? +3, किधर? इधर, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है ऐसे। तो इधर कौन आएगा? F3। तो यहां पर कंडीशन कुछ ऐसे है, देखो इन सब के लिए वैल्यू निकाल लो F1, F2, F3 की। F1 की वैल्यू निकालता हूं, F1 बराबर K Q1 Q3 अपॉन में, K Q1 Q3 अपॉन में, चलो Q1 Q3 का मान ही लिख दो जिससे कि शॉर्ट में हो जाएगा। ये है कितने वो तो मैंने लिख ही दिया है। F1 बराबर K Q1 का मान कितना है? Q1 का मान 1 और Q3 का मान कितना है? 3 अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 0 और 4 के बीच की डिस्टेंस 4 का होल स्क्वायर। मतलब आंसर कितना आ गया? आंसर आया 3K/16। ये तो F1 का मान पता चल गया हमको। अब हम निकालते हैं F2 का मान। ये इन दोनों के बीच का है, तो F2 बराबर K। Q2 का मान -2 या 2? माइनस से सिर्फ दिशा पता चलती है तो हम केवल 2 लेंगे, क्योंकि डायरेक्शन तो हमने वैसे ही पता कर ली। अब Q3 का मान, Q3 का मान 3 अपॉन में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 - 2 2 का होल स्क्वायर। मतलब F2 बराबर कितना आ गया? देखो 1 2 से 1 2 कट जाएगा, 3K/2, 3K/2 F2 आ गया। अब निकालते हैं F3, इन दोनों के बीच का फोर्स। F3 बराबर Q4 और Q3 के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 4। Q4 कितना है? 1 और Q3 कितना है? 3 अपॉन में 4 का होल स्क्वायर। मतलब F3 बराबर कितना आ चुका है? 3K/16। बोलो आई बात समझ में?
अब रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, बहुत इजी है। देखो इस डायग्राम में से एक चीज देखो कि फाइनली जो Q3 चार्ज है, Q3 चार्ज पर कौन कौन से फोर्स हैं? एक तो है F1 इधर, और इधर की साइड में कौन कौन है? F2 और F3। अब यहां परिणामी बल कितना आएगा मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसीलिए तो मैंने तुमको वो समझाया था कि कैसे हल करेंगे ऐसे सवालों को। तो इस पर नेट फोर्स देखो, नेट फोर्स ये दोनों, ये पॉजिटिव साइड है नेगेटिव साइड, तो नेट फोर्स F बराबर आ जाएगा F1 माइनस F2 माइनस F3। F बराबर, सबकी वैल्यू लिखो। F1 की वैल्यू कितनी है? 3k/16 और माइनस F2 की 3k/2, F3 की वैल्यू माइनस 3k/16। अब देखो यहां पे ये दोनों तो कट जाएंगे और F बराबर कितना आया? माइनस 3k/2। इसका मतलब -3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9/2। काट लो, 9 × 27, 27 में अगर हम भाग लगाएंगे तो 13.5 आएगा आई थिंक। F बराबर कितना आ गया? F बराबर -13.5 इंटू 10 की घात 9, और यहां पे आ गया न्यूटन। इतना फोर्स इन दोनों के बीच में, सॉरी इतना नेट फोर्स लगेगा किस पर? इस वाले चार्ज पर, +3 कूलम चार्ज पर। बोलो आई बात समझ में? यहां पे नेगेटिव चिन्ह का मतलब क्या है? नेगेटिव चिन्ह का मतलब यह है कि ये जो फोर्स है ना वो नेगेटिव साइड में है, इस वाली साइड में है। मतलब इनको हमने नेगेटिव लिया था तो ये वाली साइड हमने नेगेटिव ली थी और ये वाली साइड पॉजिटिव ली थी, तो जो नेट फोर्स है ना वो इधर लगेगा। ठीक है, तो ये सवाल एक बार नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वीडियो पॉज करके लिख लें इसको। अगले सवाल पे चलते हैं फिर हम। इसका जो दूसरा सवाल है वो तुमको खुद करना है। नेट फोर्स निकालना है Q4 पर। देखो अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर एक प्रोटॉन है। प्रोटॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -e और प्रोटॉन का चार्ज होता है +e। ये डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 1 मीटर ही है। अब सवाल ये है, इसको मैं मान लेता हूं Q1, Q2 और इसको मान लेता हूं Q3। सवाल ये है Q2 का त्वरण ज्ञात करो। Q2 का त्वरण ज्ञात करो, एक्सेलरेशन ऑफ Q2, चार्ज Q2। ये सवाल हमको निकालना है। Q2 का एक्सेलरेशन निकालो। तो देखो सबसे पहले जिस चार्ज की बात कर रहा है उस पर नेट फोर्स निकालो। तो इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो इन दोनों के बीच में पहले की तरह माना, थोड़ा जल्दी करा देता हूं। Q1 एंड Q2 के बीच में जो फोर्स है वो होगा F1। Q2 एंड Q3 के बीच में जो फोर्स है उसको मान लेता हूं F2। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। देखो कैसे, Q1 Q2 नेगेटिव नेगेटिव, रिपल्सन की वजह से उस चार्ज का मूवमेंट देखो जो कि जिस पर नेट फोर्स निकालना है। तो इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण होगा तो ये इधर भागेगा तो इधर आ जाएगा F1। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है? F2। अब देखो इस पर नेट फोर्स निकालना है तो ये इधर ही भागेगा, इसकी वजह से अट्रैक्ट होगा F2। नेट फोर्स कितना? F1 प्लस F2। नेट फोर्स F बराबर F1 प्लस F2। F बराबर F1 का मान ये 1 मीटर, तो K इन दोनों के बीच में F1 है तो K E²/1 प्लस इनके बीच में K E²/1। तो F बराबर कितना आ जाएगा? 2K E²। अब वो त्वरण पूछ रहा है, तो चूंकि
F बराबर क्या होता है एम ए, यहां से A बराबर F अपॉन में M, A बराबर F कितना 2ke² अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि त्वरण किसका निकालना है, एक्सेलरेशन किसका निकालना है, इस बीच वाले का, और इसका निकालना तो इसका ही मास काम में लिया जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो A बराबर 2 × 9 × 10 की पावर 9 इंटू 1.6 × 1.6 × 10 की पावर -38। क्यों लिखा है ऐसा मैंने? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31। A बराबर डैश 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 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिल इन द ब्लैंक्स। इस डब्बे को भर दो, कितना आएगा इसमें? अगला सवाल पढ़ें बोर्ड पे, जिसमें इस तरीके से चार्ज दिए गए 0 सेंटीमीटर पे, यानी कि मूल बिंदु पर +1 कूलम चार्ज है, x बराबर 1 पर +1, x बराबर 2 पे -2, +3 -4 +5 -6 +7 -8, इस तरीके से अनंत तक बहुत सारे चार्ज रखे हुए हैं। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ज्यादा एडवांस तो नहीं है पर हाँ थोड़ा सा एडवांस है, तुम्हारी बुक का तो नहीं है ये कम से कम, ठीक है, नीट में पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल के अंदर ये पूछ रहा है कि इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, इस वाले चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा, जिस पे मैंने गोला किया है, यानी कि ओरिजिन जो मूल बिंदु पे चार्ज है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो इसको निकालने का, अगर हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसको निकालेंगे ना तो बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल। मैं इसको थोड़ा सा एक पैटर्न बना के निकालता हूं। देखो, सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, और फोर्स लगेगा इधर F1, फिर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फोर्स लगेगा F2, फिर F3 F4 F5 F6। तो यहां पे जो टोटल फोर्स आएगा ना, F बराबर, इसको इस तरीके से लिखो, F1 नेगेटिव साइड है ना, तो -F1 +F2 -F3 +F4 -F5 प्लस डैश 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 अनंत तक, इस तरीके से फोर्स इस पर लगते जाएंगे। अब इसके बाद में इन सब फोर्स की वैल्यू कितनी होगी वो मैं लिख रहा हूं। देखो, F बराबर F1 किन दोनों के बीच में फोर्स है, इन दोनों के बीच में, तो कितना -K, Q1 का मान 1, Q2 का मान 1, अपॉन में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0 से लेके 1 तक 1 मीटर का होल स्क्वायर, प्लस F2 की वैल्यू कितनी है, F2 किन के बीच का फोर्स है, इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस 2, K1 - 2 अपॉन में 2 का स्क्वायर, प्लस अगला वाला माइनस आएगा, माइनस F3 निकालते हैं, तो F3 होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, तो निकालो K, ये कितना 3 × 1 अपॉन में 3 का होल स्क्वायर, अगला पॉजिटिव, प्लस अब पैटर्न बन गया, देखो एक पैटर्न बन गया होगा, 1 1 1 वो तो है ही, 1 2 3 1 2 3 ऐसा ही पैटर्न बन जाएगा। तो यहां पे 1 × 4 अपॉन में 4 का स्क्वायर, प्लस इसी तरीके से पैटर्न बन जाएगा। अब आगे देखें, अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो यहां पहले 1 ले लेना, बाद में 3 ले लेना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। F बराबर, यहां पे एक पैटर्न बनाओ, देखो -K इसमें से कॉमन ले लो, या तो -K कॉमन ले लो, -K हम जैसे इसमें से कॉमन लेंगे, ये कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचा 1 अपॉन में 1 का स्क्वायर, ये माइनस बाहर लिया तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, यहां पे आएगा, देखो ये इससे कट जाएगा, तो 1/2, इसको केवल 1 ही रहने दो, 1 - 1/2 माइनस, अब
सॉरी प्लस 1/3 और माइनस 1/4 प्लस डैश डैश डैश, ये पैटर्न अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, और वो मैथमेटिक्स कुछ ऐसे है। देखो क्या मैथमेटिक्स है कि एक फॉर्मूला होता है ln 1 + x, इसका जो प्रसार है ना, इसके प्रसार का फॉर्मूला होता है x - x²/2 प्लस x⁴/3 माइनस x⁴/4 प्लस x⁵/5 डैश डैश डैश। ये ln 1 + x का प्रसार होता है। ln का मतलब ऐसा लॉग जिसकी बेस e हो, उसको ln बोलते हैं। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं, माना x बराबर है 1। जब x बराबर 1 लेता हूं तो ये हो जाएगा ln 1 + 1 मतलब ln 2 बराबर, यहां पे x की जगह 1 लिखना है तो 1 माइनस यहां पे 1/2 प्लस 1/3 प्लस माइनस 1/4 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से आ जाएगा। तो इस चीज को गौर से देखें, ये जो है वो यही तो है बिल्कुल, और यही है, तो इस पूरे की जगह पे अनंत तक है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ln 2। तो f बराबर क्या आ गया, f बराबर -k ln 2। ये इसका आंसर है। अगर ऑप्शन में यहां ये मिलता है तो इसको लिख दें, नहीं तो इसकी वैल्यू में बता देता हूं। ln 2 बराबर होता है 0.693 डैश 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 कुछ होता है, जिसको हम ln 2 की जगह लगभग लिख सकते हैं 0.7। ये वैल्यू यहां पे पुट करो तो f बराबर -9 × 10⁹ इंटू 0.7। f बराबर, इसका इससे इंटू करें, -6.3 × 10⁹ न्यूटन। इतना फोर्स यहां पे आएगा किस चार्ज पर, इस वाले चार्ज पर ये फोर्स निकल के आएगा, और माइनस का मतलब है नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, पीछे की ओर। सवाल नोट करें, अच्छा सवाल था। देखो ये जो आज मैंने लेक्चर तुमको पढ़ाया है, ये केवल फर्स्ट टाइप के न्यूमेरिकल यहां तक हैं। अभी इसमें टोटल 4 से 5 टाइप के न्यूमेरिकल मैं तुमको करवाऊंगा। ये फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है। कल पॉलीगन वाले, बहुभुज वाले हम करेंगे, इक्विलिब्रियम वाले करेंगे, और इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि आवर्तकाल वाले हैं, दोलन वाले, SHM वाले, वो हम न्यूमेरिकल इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। कल इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूंगा, उसके बाद में थर्ड पार्ट अपलोड होगा। थर्ड जो पार्ट होगा वो बिल्कुल एडवांस होगा, और फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो हैं इसके वो बिल्कुल बेसिक टाइप के हैं।